नमस्कार। कभी सोचा है कि एक किसान, एक फैक्ट्री का वर्कर और एक बैंक का मैनेजर, इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के उस विशाल इंजन का हिस्सा है। तो आइए, आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये इंजन असल में काम कैसे करता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से शुरू करेंगे, फिर जीडीपी के उस जादुई नंबर को समझेंगे और फिर आगे बढ़कर भारत की रोजगार वाली पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। और मेरा वादा है, इस विश्लेषण के अंत तक ये पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था को एक साथ समझना तो बहुत मुश्किल है ना? इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 मेन हिस्सों या कह लीजिए सेक्टर्स में बांटते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में जो एक छोटा सा बिस्किट है, उसकी यात्रा, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई होगी? ये सफर एक खेत से शुरू होता है और यही हमें समझाता है कि हमारे चारों ओर हर पल ना जाने कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य हीरो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर, जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, वो सीधे सीधे प्रकृति यानी नेचर से जुड़ा है, जैसे खेती बाड़ी, मछली पालन। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर से मिले रॉ मटेरियल को लेकर उसे किसी नई चीज में बदल देता है, जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना। और आखिर में है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। ये कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्टर्स, टीचर्स जैसी जरूरी सेवाएं यानी सर्विसेज देता है। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों सेक्टर अकेले काम नहीं कर सकते। ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। जरा सोचिए, अगर किसान कपास यानी प्राइमरी सेक्टर न उगाए तो फैक्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर कपड़ा कैसे बनाएगी? और अगर ट्रक और दुकानें यानी टर्शरी सेक्टर ना हो तो वो शर्ट हम तक पहुंचेगी कैसे? ये तो एक ही चेन की 3 मजबूत कड़ियां हैं। तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का साइज, उसका आकार मापते कैसे हैं? इसका जवाब एक मैजिकल टर्म में छिपा है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक साल के अंदर किसी भी देश में बनी सभी अंतिम यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है। एक बात पे गौर कीजिएगा, फाइनल शब्द यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जीडीपी को किसी भी देश की इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ फाइनल वैल्यू ही क्यों? हम हर स्टेज की वैल्यू क्यों नहीं जोड़ लेते? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को समझने में मदद करेगा। चलिए इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। मान लीजिए अक्षय कुमार जंगल से एलोवेरा इकट्ठा करके बाबा रामदेव को 50 रुपए में बेचते हैं। अब बाबा रामदेव उसे प्रोसेस करके जेल बनाते हैं और दुकानदार चंदू सेठ को 80 रुपए में बेच देते हैं। और आखिर में चंदू सेठ वही बोतल एक कस्टमर को 100 रुपए में बेचते हैं। और ये कहानी सब कुछ साफ कर देती है। अगर हम हर स्टेज की कीमत यानी 50 रुपए, फिर 80 रुपए और फिर 100 रुपए सब जोड़ दें तो टोटल आएगा 230 रुपए। ये तो गलत है। इससे इकोनॉमी का साइज बढ़ा चढ़ाकर दिखेगा। सही तरीका है सिर्फ फाइनल वैल्यू यानी 100 रुपए को गिनना। क्यों? क्योंकि उस 100 रुपए में एलोवेरा की 50 रुपए की कीमत और जेल बनाने की कीमत सब कुछ पहले से ही शामिल है। इसी को कहते हैं डबल काउंटिंग की समस्या से बचना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले 50 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ कैसे आया है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी कहता है। 1973-74 में देखिए, ये नीला वाला बार यानी प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊंचा था। मतलब हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती से आता था। लेकिन फिर समय बदला और 2013-14 तक आते आते पूरा खेल ही पलट गया। आप देखिए, सर्विस सेक्टर का बार सबसे ऊंचा है। ये हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। तो सवाल ये है कि सर्विस सेक्टर में ये जोरदार उछाल आया क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इसके 4 मेन कारण हैं। पहला, सरकार ने अस्पताल और स्कूल जैसी बेसिक सर्विसेज पर ध्यान दिया। दूसरा, जैसे जैसे खेती और इंडस्ट्री बढ़ी, उन्हें ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसी सर्विसेज की जरूरत पड़ी। तीसरा, जब लोगों की इनकम बढ़ी तो वो शॉपिंग और घूमने फिरने जैसी सर्विसेज पर ज्यादा खर्च करने लगे। और चौथा और सबसे बड़ा कारण, आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसने तो पूरी तरह से नई सर्विसेज को ही जन्म दे दिया।
अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर। अगर सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा रोजगार भी वही हैं? चलिए देखते हैं। अब इस टेबल को जरा गौर से देखिए। ये भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पहेली को सामने लाती है। देखिए, टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा तो दे रहा है, लेकिन रोजगार देने में ये दूसरे नंबर पर है। और दूसरी तरफ प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसका जीडीपी में हिस्सा सबसे कम है, आज भी हमारे देश के सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है ना अजीब बात? ऐसा क्यों है? इस पहेली का जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका मतलब है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे एक छोटे से खेत पर जहां सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, वहां पूरा का पूरा परिवार काम कर रहा है। अगर आप कुछ लोगों को हटा भी दें तो भी खेत के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा लोग ही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। चलिए, अब इकोनॉमी को एक और नए चश्मे से देखते हैं। इस बार हम ये नहीं देखेंगे कि क्या बन रहा है, बल्कि ये देखेंगे कि लोगों के काम करने के हालात यानी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। यहाँ 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड होता है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है, नियम कानून होते हैं, पेड लीव और प्रोविडेंट फंड जैसे फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये सरकार के कंट्रोल से काफ़ी हद तक बाहर होता है। यहाँ ना जॉब सिक्योरिटी होती है, न कोई नियम और ना ही कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। और अब सबसे आखिर में हम इकोनॉमिक सेक्टर्स को एक बहुत ही सिंपल सवाल के आधार पर बांट सकते हैं। इसका मालिक कौन है? Who owns it? यहां सबसे बड़ा फर्क 2 चीजों का है, ओनरशिप और मोटिव, यानी मालिक कौन है और मकसद क्या है। पब्लिक सेक्टर, जिसकी मालिक सरकार होती है, उसका मेन मकसद लोगों की भलाई करना होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, जैसे कि इंडियन रेलवेज। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट कमाना, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल भविष्य के लिए। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत की अगली पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा नौकरियां कौन सा सेक्टर पैदा करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।